Okay, students, are you able to see the screen? Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our yesterday's topic, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. हमें पढ़ना है reservation of constituencies. We have noticed that in the FPTP election system, the candidate who secures the highest votes in a particular constituency is declared elected. हमने देखा है कि FPTP election system के अंदर जो भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट्स मिलते हैं एक पर्टिकुलर चुनावी क्षेत्र के अंदर उसको इलेक्टेड घोषित कर दिया जाता है, यानी कि डिक्लेयर कर दिया जाता है that he is the winner, he or she is the winner. This often works to the disadvantage of the smaller social groups. कई बार यही चीज जो है एक disadvantage की तरह उन लोगों के लिए हो जाती है जो छोटा सा स्मॉल सोशल ग्रुप है या पर्टिकुलर किसी एक कम्युनिटी का ग्रुप है जिसमें कम लोग हैं. This is even more significant in Indian social context. अब ये बहुत ज्यादा important इसलिए भी है क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए, सामाजिक तरीके से इंडिया के देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. We have had a history of caste based discrimination. हमारी एक हिस्ट्री रही है जिसमें हमने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा है, यानी कि भेदभाव देखा है on the basis of their caste. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social groups and caste can win everywhere and the oppressed the social groups may continue to remain unrepresented. अब यहाँ पे ये चीज बोली जा रही है वो ये है कि FPTP इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर ये होता है कि भाई देखा जा सकता है, बोला भी जा सकता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी अगर सोशल ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, कम्युनिटी में ज्यादा हैं या पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो वो लोग कहीं भी जीत सकते हैं और जो पहले से वो दबाते हुए आ रहे हैं दूसरे सोशल ग्रुप्स को जो कम अमाउंट में है, कम नंबर में है, उनको ये हमेशा क्या कर सकते हैं, ऑप्रेस कर सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करें. वो हमेशा की तरह ही रिमेन unrepresented. ठीक है. Our constitution makers were aware of this difficulty. हमारे जो संविधान बनाने वाले लोग थे उनको ये चीज की पूरी तरह से जानकारी थी. And the need to provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई ये जो जरूरत है कि इन सारे ही लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले और मेजॉरिटी के हिसाब से चीजें ना मोल्ड हों, उनके लिए उन्होंने प्रॉपर मेजर्स लिए. This issue was debated even before independence and the British government has introduced separate electorates. ये चीज जो है इस पर पहले भी वाद विवाद हो चुका है, जब हमें आजादी भी नहीं मिली थी उससे पहले भी, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करी चीज. दिस सिस्टम मेंट, इस सिस्टम के अंदर ये था that for electing a representative from a particular community only those votes would be eligible who belong to that community. यहाँ पे सिंपली ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था उसमें ये था कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही उस कम्युनिटी के व्यक्ति को वोट कर सकते हैं. In the Constituent Assembly, many members expressed a fear that this will not suit our purposes. और जब हमारे यहाँ Constituent Assembly स्टैब्लिश हुई तब उन लोगों को लगा कि उन लोगों को डर लगा कि ये हमारे पर्पसेस को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करेगा. ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम है ये हमारे यहाँ लागू कर दिया तो दिक्कत आएगी. Therefore, it was decided to adopt the system of reserved constituency. तब उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमें एक नया जो सिस्टम है उसे अपनाना पड़ेगा, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाला. In this system, all voters in a constituencies are eligible to vote, but the candidate must belong to only a particular community or social section for which the seat is reserved. इस लाइन को आप मार्क कर लेंगे, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा जो भी
इस सिस्टम के अंदर है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सारे ही वोटर्स जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र के अंदर जो भी एलिजिबल हैं 18 साल या 18 साल से बड़े हैं वो वोट कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने जो कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या सोशल सेक्शन को ही बिलोंग करते हुए होंगे, ठीक है, जिनकी सीट जो है रिजर्व्ड होगी। उस रिजर्व सीट पर उस कम्युनिटी के ही लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बैठेंगे और उनको बाकी लोग वोट कर सकते हैं। ये यहाँ पे रखी गई थी सिस्टम के अंदर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ जैसे अबव पैराग्राफ के अंदर? नो मैम। Okay. There are certain social groups which may be spread across the country. अब अलग अलग तरह के ग्रुप्स हैं जो हमारी पूरी कंट्री के अंदर फैले हुए हैं। In a particular constituency, their numbers may not be sufficient to be able to influence a victory of a candidate. और ये भी पॉसिबिलिटी है हमारे यहाँ पे कि किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उस कास्ट के या उस कम्युनिटी के या सोशल ग्रुप के लोग जो है वो इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं हो कि वो वहां पर जीत सके या उनका कैंडिडेट जो है वो जीत सके। However, taken across the country, they are significantly sizable group. लेकिन अगर पूरे कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो उनका काफी अच्छा अमाउंट में वो लोग हैं। To ensure their proper representation, a system of reservation becomes necessary. तो उनको प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उनको मौका मिले कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट किए जाए, कर सकें, इसीलिए ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है ये लागू करना जरूरी था, ये नेसेसरी था। The Constitution provides for reservation of seats in the Lok Sabha and the state legislative assemblies for the scheduled caste and the scheduled tribes. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ सीट्स रिजर्व करी लोकसभा के अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। This provision was made initially for a period of 10 years और शुरुआती तौर पर ये प्रोविजन जो लाया गया था वो बेसिकली 10 साल के लिए था। मानना ये था कि ये 10 साल में इन लोगों की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और ये लोग अपने आप को पूरी तरह से पुराने जो चीजें इन्होंने झेली हैं उससे बाहर निकल जाएंगे और ओवरकम कर लेंगे और थोड़ा अच्छे से ये भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। And as a result of successive constitutional amendments had been extended up to 2020. तो जो चीज आजादी के बाद में सिर्फ 10 साल के लिए सबसे पहले शुरू करी गई थी वो आज तक 2020 तक अमेंडमेंट के थ्रू चले जा रही है, क्योंकि इनके अनुसार आज भी जो है इस चीज का पूरी तरीके से फायदा नहीं मिला है लोगों को, इसलिए The Parliament can take a decision to further extend it when the period of reservation expires. Parliament जो है वो डिसीजन ले सकती है इसको आगे तक एक्सटेंड करने के लिए, जब इसका रिजर्वेशन की जो पीरियड है खत्म होता है तो पार्लियामेंट के अंदर वापस उसको अमेंड करने के लिए चीजें पास कराई जाती हैं। The number of seats reserved for both of these groups is in proportion to their share in the population of India. अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई हैं दोनों ही ग्रुप्स के लिए, शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब्स हो, वो इस प्रोपोर्शन में है कि पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो उनके लिए सफिशिएंट उसमें पड़े, कम नहीं पड़े। Of 543 elected seats in the Lok Sabha, 84 are reserved for scheduled caste and 47 are reserved for scheduled tribes as on 26 January 2019. अब ये जो प्रपोर्शन है वो इस तरीके से है कि टोटल सीट जो है लोकसभा के अंदर वो है 543, जिसमें से 84 सीट्स रिजर्व की गई हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 रिजर्व की गई हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और ये जो लेटेस्ट डिटेल हमारे पास में ये है रिसेंट 26 जनवरी 2019 की। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये जितना भी यहाँ पे आपने अभी हाईलाइटेड लाइंस देखी हैं ये की पॉइंट्स हैं इस तरीके से इस टॉपिक के। तो अगर ये आपको याद रहेंगी then you'll be able to write a perfect answer if you mention such lines in that. Okay, moving on. Who decides which constituency is to be reserved? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से चुनावी क्षेत्र के अंदर रिजर्वेशन देना है? On what basis is this decision taken? अब किस बेसिस पे ये हम निर्णय लेते हैं? This decision is taken by an independent body called the Delimitation Commission. अब ये निर्णय कौन लेता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है Delimitation Commission.
डीलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड with वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये काम करता है इलेक्शन कमीशन के साथ में, जो पूरे देश के अंदर चुनाव कराते हैं उनके कोलैबोरेट करके ये काम करवाते हैं। इट इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग अप द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इनका काम होता है वापस से बाउंड्री सेट करना, कौन सी किसकी कितनी तक जो है बाउंड्री रहेगी, कौन सा क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, वो सब काम होता है ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री का। A quota of constituencies to be reserved in each state is fixed depending on the proportion of SC or ST in that state. एक कोटा जो है constituencies का कि कितना रिजर्व करना है हर एक राज्य के अंदर, वो फिक्स किया जाता है उस राज्य के SC और ST जो है उनके proportion में। After drawing the boundaries, the delimitation commission looks at the composition of population in each constituencies. बाउंड्री सेटअप करने के बाद में ये delimitation commission जो है वो देखता है कि कितने अमाउंट में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कितनी पॉपुलेशन आ रही है। Those constituencies that have the highest proportion of scheduled tribe population are reserved for ST. In case of scheduled caste, the delimitation commission looks at the two things. अब देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए तो ये सिंपली ये देख रहे हैं कि कौन से एरिया के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या इन लोगों की है, वो सीट ये रिजर्व कर देते हैं एसटी के लिए। लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनके लिए दो पॉइंट्स देखे जाते हैं। It picks constituencies that have higher proportion of scheduled caste population, but it also spreads these constituencies in different regions of the state. ये देखते हैं, पहले उठाते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को जहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में इनकी पॉपुलेशन है, और साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है अलग अलग रीजन्स में भी फैलाते हैं स्टेट की। कैसे? दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द कंट्री, क्योंकि पूरी कंट्री के अंदर शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो पूरी तरह इवन अमाउंट में, यानी कि लगभग सब जगह सेम अमाउंट में ये लोग फैले हुए हैं। These reserved constituencies can be rotated each time the delimitation exercise is undertaken. अब यही constituencies जो है वो रिवर्स की जा रिजर्व constituencies जो है उनको रोटेट कर सकते हैं ये जब भी delimitation exercise जो है वो कराई जाती है, मतलब कि जब भी बाउंड्री सेट की जाती है तो इनकी ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है रोटेट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज अगर जयपुर के अंदर इन्होंने पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये बोल रखा है कि जयपुर जो है उसमें से इतनी सीट्स जो है वो SC को मिलेंगी, तो आने वाले समय में ये हो सकता है जयपुर को हटा करके अजमेर के अंदर जो है ये चीज शिफ्ट कर दें कि यहाँ से 3 सीट्स जाएंगी। तो ये ही तरीका है इस पूरे प्रोसीजर का। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. ओके, बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रिप्लाई करेंगे। यू कैन यूज द चैट ऑप्शन टू रिप्लाई बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टडिंग इन द सेम क्लास। मैम यानी कि अगर है ना कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है SC ST की, तो वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी मतलब कर देते हैं लोग। हाँ, इसके अंदर यही है शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन के अंदर, क्योंकि वैसे तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल ओवर कंट्री के अंदर। तो सपोज कि इस बार इस जो इलेक्शन हो रहे हैं साल के, उसमें इन्होंने कोई पर्टिकुलर जगह को 3 सीटें या 4 सीटें दी हैं, तो आने वाले इलेक्शन में वो वहां से शिफ्ट करके किसी और स्टेट या जगह को वो दे सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग जो है वो कर सकते हैं क्योंकि हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनकी पॉपुलेशन। मैम लेकिन नंबर सेम ही रहेगा कि जैसे? नहीं, नंबर भी चेंज हो सकता है। ओके ओके, The Constitution does not make similar reservation for other disadvantaged groups. अब यही Constitution जो है ये similar reservation नहीं देता है जो बाकी disadvantaged groups हैं उनको, यानी कि जो बाकी groups हैं उनको same amount में reservation नहीं मिलता है। Of late there had been a strong demand of seeking reservation of the seats in Lok Sabha and the state assemblies for women. काफी समय से ये डिमांड उठ रही थी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर women जो है उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए। Given the fact that very few women are elected
to representative bodies, the demand for reserving 1/3 seats for women is increasingly being articulated. अब काफी समय से ये फैक्ट देखने को मिल रहा था कि काफी कम अमाउंट में विमेन जो है वो इलेक्शन लड़ती हैं और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज के तौर पे इलेक्ट होती हैं। तो डिमांड जो थी कि बोली गई थी कि करीब टोटल जो सीट्स है उनका 1/3 हिस्सा जो है विमेन के लिए रखा जाए। Reservation of seats for women has been provided for in rural and urban local bodies. अब reservation जो दिया गया है वो rural और urban local bodies में जो है वहां पे दिया गया है। We shall discuss this in the chapter local governments. ये सारी चीजें हम local governments वाले chapter के अंदर discuss करेंगे. A similar provision for Lok Sabha and Vidhan Sabha would require an amendment of the constitution. इसी तरीका provision जो है लाया गया है लोक सभा और विधान सभा के अंदर भी, और वो आया है amendment के through, जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है उसी के द्वारा। Such an amendment has been proposed several times in the parliament but has not yet been passed. इस तरह का अमेंडमेंट जो है वो लाया जाता है, कई बार प्रपोज किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, पहले भी किया गया है लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. ओके, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब सही जो टेस्ट है इलेक्शन सिस्टम का वो तभी हो पाता है कि भाई आपने सही इलेक्शन जो कराए हैं वो तभी माने जाते हैं जब आपने फ्री और फेयर तरीके से इलेक्टरल प्रोसेस जो है उसको फॉलो अप किया हो। अगर आपको डेमोक्रेसी चाहिए तो आपकी रियलिटी जो है ग्राउंड लेवल पे वो देखी जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो लागू किया जाए इम्पार्शियल तरीके से हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, ठीक है। यही चीज डिसाइड करता है कि डेमोक्रेसी कितनी तरीके अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से फंक्शन कर रही है। चलिए पढ़ते हैं अब इसको। द ट्रू टेस्ट ऑफ एनी इलेक्शन सिस्टम इज इट्स एबिलिटी टू इंश्योर अ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस। ट्रू टेस्ट जो है किसी भी इलेक्शन सिस्टम का वो यही है कि वो कितना लायक है कि वो फ्री और फेयर तरीके से पूरे प्रोसेस को करवा पाए। If you want democracy to be translated into reality on the ground, it is important that the election system is impartial and transparent. अगर हमें सही में डेमोक्रेसी का मतलब समझना है तो वो हम जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर ही देख सकते हैं कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो कितने अच्छे तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रहा है। The system of election must also allow the aspirants the system of election must also allow the aspirations of the voters to find legitimate expression through the electoral result. अब ये जो सिस्टम है इलेक्शन का वो उसे अलाउ करना होना चाहिए, मतलब कि उसमें इतनी इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि जो वोटर वोट दे रहा है और उसकी एस्पिरेशंस यानी उसकी महत्वाकांक्षाएं या इच्छाएं जो भी हैं उनको अच्छे तरीके से, वैलिड तरीके से वो एक्सप्रेस कर सके और उसका जिसको भी वो वोट देकर के जिताना चाहता है वो सही तरीके से जीत पाए और ये पूरा रिजल्ट जो है उसके फेवर में जाए। इस तरीके की बात यहाँ पे बोली गई है फ्री और फेयर इलेक्शंस के अंदर। अब है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इन द राइट टू कॉन्टेस्ट। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी अडॉप्ट की गई थी इंडिया के अंदर। इसके अंदर क्या चीज थी, क्या क्यों अडॉप्ट करी थी और क्या है राइट टू कॉन्टेस्ट, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर वो जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं जो 18 साल के हैं या 18 साल से बड़े हैं जिनको हक है वोट देने का, वो चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। Apart from laying down a method of elections, the Constitution answers two basic questions about election. Who are the voters and who can contest elections? In both these respects, our Constitution follows the well-established democratic practices. अब ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी या राइट टू कॉन्टेस्ट वाली चीज जो है इसके अंदर दो ही सवाल उठते हैं जिसके आंसर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। वो बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई वोटर्स कौन है और कौन इलेक्शन लड़ सकता है। दोनों के ही आंसर जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है अच्छे तरीके से अपनी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के द्वारा। You already know that the democratic elections require that all adult citizens of the country must be eligible to vote in the elections. This is known as universal adult franchisee. आपको अच्छे से पता है कि किसी भी democratic elections के अंदर सारे ही adult citizens जो हैं उस country के वो eligible हैं, उनको वोट देना होता है elections के अंदर। इसी चीज को हम बोलते हैं universal adult franchisee. In many countries, citizens had to fight long battles with the rulers to get this right. और कई सारे देशों के अंदर सिटीजन्स को बहुत लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं अपने हकों के लिए कि उनको अपना ये हक मिल सके। इसके लिए उनको अपने रूलर से लड़ाइयां करनी पड़ी हैं। In many countries, women could get this right very late and only after struggle. और कई सारे देशों के अंदर women को भी ये राइट बहुत बाद में मिला है और काफी ज्यादा संघर्ष के बाद में मिला है।
One of the important decisions of the framers of the Indian Constitution was to guarantee every adult citizens in India the right to vote. अब सबसे important decision जो है हमारे जो Constitution बनाने वाले थे उन्होंने ये देखा है, decision लिया था कि भाई गारंटेड हर एक सिटीजन को इंडिया के वोट करने का हक मिलना चाहिए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत जो अभी हमने पढ़ा? No, ma'am. नो मैम। Okay. Till 1989, an adult Indian meant an Indian citizen above the age of 21. 1989 के अंदर ये डिसाइड किया गया कि एक अडल्ट इंडियन का मतलब है कोई भी व्यक्ति इंडिया के अंदर जो इंडिया का सिटीजन है और वो 21 साल से बड़ा है। An amendment of the Constitution in 1989 reduced the eligibility age to 18. और बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट लाया गया जिसके तहत यही जो उम्र है अडल्ट वाली इसको चेंज करके एलिजिबिलिटी एज रखी गई 18 साल। Adult franchisee ensures that all citizens are able to participate in the process of selecting their representative. इसका मतलब ये है कि सारे जितने भी लोग हैं जो 18 साल के हैं या 18 साल से बड़े हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस पूरे इलेक्शन सिस्टम में और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर सकते हैं। This is consistent with the principle of equality and non-discrimination that we studied in the chapter of on rights. और ये सारी चीज mentioned है जिसको फॉलो अप किया गया है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को लेकर के और नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज को लेकर के जो हम आने वाले चैप्टर राइट्स के अंदर पढ़ेंगे। Many people thought and many people think so today that giving the right to vote to everyone irrespective of educational qualification was not right. कई सारे लोगों का विचार था और कई सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि राइट टू वोट यानी कि ये जो हक है हर किसी को वोट करने का भले ये होना चाहिए लेकिन इसके साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसको भी देखना चाहिए, बिना उसके ये बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ये जो मैंने अभी लास्ट लाइन एक्सप्लेन करी है, many people thought and many people think so today, इस वाली लाइन को आप मार्क कर लीजिए। इसका जो ये बात बोली गई है ये काफी सही बात बोली गई है और इसमें ये बताया गया है कि वोट करने का हक जो है एजुकेशन से जोड़ करके भी देखना चाहिए क्योंकि क्वालिफिकेशन जो है वो भी जरूरी होती है कि आप सही व्यक्ति को वो आपको समझने में आपको हेल्प करती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है और आपको किसको वोट देना चाहिए और किसको वोट नहीं देना चाहिए। तो आज तब भी ये विचार लोगों के मन में था कि ये चीज इससे जुड़नी चाहिए और आज भी ये जो विचार है ये लोगों के मन में है। ठीक है, But our constitution makers had a firm belief in the ability and the worth of all adult citizens are equal in the matter of deciding what is good for the society and the country and for their own constituencies. लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको बहुत अच्छा विश्वास था कि भाई उनमें सारे जो सिटीजन है हमारे देश के वो लायक भी हैं और वो पूरी तरीके से वर्दी हैं कि उन सबको पूरा हक है, इक्वली सबको हक मिलना चाहिए कि समाज के लिए क्या बेटर है, देश के लिए क्या बेटर है और उनके खुद के चुनावी क्षेत्र के लिए क्या बेटर है, उसका हक। इसलिए उन्होंने एजुकेशन वाला फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करा। Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We are running out of time. I'm going to send you a link for your next class and go through this chapter again and conjure up your problems. I will solve all of your problems in tomorrow's class.